प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया, हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हम अन्य दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको देख सकते हैं। आज का हमारा जो पाराद का जो विषय है वो हम इस तरह से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। पाराद का विश्लेषण: खंड खंड भारत बराबर हिंदुत्व 100%, अखंड भारत बराबर हिंदुत्व 0%। इस आलेख की प्रस्तावना भूमिका इस प्रकार से है। निश्चय ही हमारे इस वीडियो का थंबनेल का शीर्षक श्रोताओं दर्शकों को बड़ा ही अजीब और ऊटपटांग सा लगेगा, लेकिन हमारा यहाँ यह कहना है कि इस कौतूहलपूर्ण शीर्षक का मतलब यह है कि जैसा कि इन दिनों अखंड भारत की महत्वाकांक्षा बहुत जोरों पर है, इस पर बहुत खास लोगों के बयान आ रहे हैं और गर्मा गर्म वैसे भी हो रही हैं। पिछले 50 वर्षों से हमारे अध्ययन का यह निष्कर्ष है कि अगर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा उथल पुथल का कोई कारण रहा है तो वो यही अखंड भारत की महत्वाकांक्षी अवधारणा रही है। इस वीडियो आलेख के विषय पर हम अपने कुछ विचार रखें, इसके पहले हम कुछ अनोखी बातों का जिक्र करना चाहेंगे। जैसा कि हम अक्सर कहा करते हैं कि भारतीय शासक वर्ग विश्व का सबसे चतुर, चालाक और छद्मवेशी शासक वर्ग है। उसकी अनेक विशेषताओं में ये विशेषताएं भी हैं कि उसका प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट इतना कारगर एवं असरकारक है कि वो इसके बल पर अपने हित में जहर को भी अमृत में और अमृत को भी जहर में बदलने में सफल हो जाता है। अपने गुलामों को गुलामी में ही मौज मस्ती कराने की एवं गुलामी में ही गौरवान्वित होते रहने की कला में भी भारतीय शासक वर्ग माहिर है। इन कहावतों के परिप्रेक्ष्य में हम कुछ ऐसे रहस्यों का उद्घाटन करने वाले हैं जिन पर अच्छे अच्छे विचारकों एवं विद्वानों का भी ध्यान नहीं गया। हम जिन गूढ़ रहस्यमयी बातों को बताना चाहते हैं उनको अच्छी तरह से समझने के लिए कम से कम 2 घंटे की अवधि के वीडियो की आवश्यकता होगी। लेकिन चूँकि हमारी YouTube चैनल नई है, अतः लंबे वीडियो बनाना हमारे लिए फ़िलहाल संभव नहीं है। अतः हम अपनी बात 10-10, 12-12 मिनट के कुल 7 एपिसोड्स में अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो का प्रथम भाग इस प्रकार से है: सत्ता हस्तांतरण के प्रक्रम, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर के तथा स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को सन 1920 से शुरू होकर 1947 को समाप्त हुआ का बारीकी से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की शुरुआत होती है सन 1930 से, तो अनेक कई युगांतकारी एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम शुरू हो गए थे। इनमें मुख्य घटनाक्रम इस प्रकार से हैं। पहला घटनाक्रम: अनेक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसों का परिणाम यह निकला कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके मूलभूत मानवाधिकार सुनिश्चित हुए तथा उनकी शासन प्रशासन में भागीदारी अंत में 1934 में पूना पैक्ट के रूप में सुनिश्चित हुई। घटना क्रमांक 2: 1935 में ब्रिटिश भारत के प्रायः सभी जनसमूह, इथनिक ग्रुप्स, संप्रदायों एवं वर्गों को, साथ ही साथ प्रायः सभी वर्गों की महिलाओं, श्रमिकों, चाय बागानों के श्रमिकों तथा बुद्धिजीवियों वर्गों को शासन में प्रतिनिधित्व देने के प्रावधान बने। घटना क्रमांक 3: विश्व स्तर पर हो रहे अति महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों में एवं उथल पुथल के कारण अंग्रेजों ने यह मन बना लिया था कि जब वे भारत छोड़ेंगे तो यहाँ वयस्क मताधिकार के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था
करके जाएंगे। घटना क्रमांक 4, सत्ता हस्तांतरण के इस कालखंड के दौरान भारतीय नेतृत्व में मुख्य 4 विचारधाराओं का उभार हो रहा था, जो इस प्रकार से है। पहली विचारधारा आधुनिक समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर, जिसमें कांग्रेस का नाम आता है। द्वितीय विचारधारा, इसके अंतर्गत वे लोग जो चाहते थे कि जब अंग्रेज भारत छोड़ें तो वे पूर्व राजे रजवाड़ों सामंतों को सत्ता शक्ति सौंपें, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हीं से सत्ता शक्ति प्राप्त की थी या छीनी थी। इन मांग को लेकर भारत के राजे रजवाड़ों ने एक संगठन भी बनाया था। तीसरी विचारधारा, इसके तहत साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर लोग थे। इसे कम्युनिस्ट आंदोलन या वामपंथ के नाम से भी जाना जाता है। चौथी विचारधारा, इसके तहत वे लोग शामिल थे जो पुरोहितवादी ब्राह्मणवादी राजनीतिक व्यवस्था के पक्षधर थे। इस विचारधारा को दक्षिण पंथ भी कहते हैं। इस विचारधारा के पक्षधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और उसके अनेक अनुसांगिक संगठन माने जाते हैं, जैसे कि चारों शंकराचार्य के मठ इत्यादि। उपरोक्त वर्णित विचारधाराओं के अतिरिक्त उन दिनों एक अलग ही विचारधारा पनप रही थी, किंतु उतनी प्रभावी नहीं थी जितनी की आवश्यकता थी। इस विचारधारा को आजकल अम्बेडकरवाद के नाम से जाना जाता है। हमें ये तथ्य भी जान समझ लेना चाहिए कि वो ब्रिटिश एम्पायर जिसमें सूरज नहीं डूबता था, प्रथम विश्व युद्ध की मार से उभर ही नहीं पाया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ गया। अतः उसकी कमर ऐसी टूटी कि अब उसके लिए संभव नहीं था कि वो अपने साम्राज्य को आगे यथावत रख सके। अतः उसने मन बना लिया था कि अपने उपनिवेशीय राज्यों कॉलोनियल स्टेट्स, जिसमें भारत भी शामिल था, को छोड़ देना है। इसी बीच सामाजिक पिरामिड के शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों ने स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ दिया था। जैसा कि हमने पहले कहा है, अंग्रेज चाहते थे कि भविष्य में भारत में संपूर्ण मताधिकार यूनिवर्सल सफ्रेज के सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हो। अतः उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1945 को पारित किया। श्रोताओं की रुचि के लिए हम यहाँ इस ऐतिहासिक अधिनियम की कुछ खास बातों का अति संक्षेप में वर्णन करते हैं। ये मुख्य प्रावधान इस प्रकार से थे। पहला, इसमें बर्मा देश म्यांमार के लिए बनाई गई धाराओं को अलग करने के पश्चात कुल 321 धाराएं थीं और 10 परिशिष्ट थे। 2, इसमें संघीय शासन व्यवस्था फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के प्रावधान थे, अर्थात एक केंद्रीय काउंसिल थी तथा राज्यों की 11 स्टेट काउंसिलें भी थीं। इसके अंतर्गत केंद्रीय काउंसिल में 125 रियासतों के 125 प्रतिनिधि शामिल किए गए थे। 4, 11 प्रांतों के 250 प्रतिनिधि शामिल किए गए थे, जिनमें कुल 13 विभिन्न वर्गों, संप्रदायों, श्रमिकों एवं महिलाओं के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन दिनों के कुल 11 प्रांतों की प्रांतीय काउंसिलों के सदस्यों अर्थात प्रतिनिधियों की संख्या भी निर्धारित की गई थी तथा विभिन्न इथनिक समूहों इथनिक ग्रुप्स को उन प्रांतों में पाई जाने वाली जनसंख्या के समानुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। तदनुसार कुल 13 इथनिक ग्रुप्स की पहचान कर जन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। इसमें पृथक से 41 महिला प्रतिनिधि भी शामिल की गई थीं। इस प्रकार कुल 11 प्रांतों में कुल 1564 स्थान सीटें सुनिश्चित की गई थीं। समूचे भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास
के पस मंजर में देखा जाए तो कम्युनल अवार्ड 1932, फिर पूना पैक्ट 1934 और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत प्रथम बार उन दिनों अछूत और आदिवासी समुदाय ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहलाने वाले विशाल जनसमूह को राजनीतिक संरक्षण पॉलिटिकल सेफगार्ड के सिद्धांत के तहत जन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। प्रिय साथियों, जैसा कि हम अक्सर कहा करते हैं कि हमारी ये यूट्यूब चैनल नई है, हमारे द्वारा बड़े बड़े वीडियो बनाना संभव नहीं है। इस प्रकार हम इस आलेख का प्रथम भाग यहीं समाप्त करते हैं। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा और अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।